दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 और 117। दोस्तों ये धाराएं किससे संबंधित हैं? ये धाराएं दोस्तों जोत के विभाजन से संबंधित है। यानी धारा 116 में काश्तकार के द्वारा जो भूमिधर है अपने जोत के विभाजन के लिए वाद दाखिल किया जाता है। धारा 117 में न्यायालय के कर्तव्य क्या है इस जोत के विभाजन के संबंध में दिया गया है। दोस्तों कोई भी भूमिधर अपने जोत के विभाजन के लिए धारा 116 में वाद प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों धारा 116 की उपधारा 1 में यह दिया गया है कि कोई भी भूमिधर अपने जोत के विभाजन के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों किस न्यायालय में करेगा? यह एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया जाता है। दोस्तों यह तहसील स्तर पर ही वाद दाखिल किया जाएगा। दोस्तों ये जो धारा दी गई है धारा 116 व 117, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में नियम 107, 108 व 109 दिया गया है। दोस्तों इस नियमों में विस्तार से इन धाराओं के बारे में की गई प्रक्रिया को जो भी अपनाया जाएगा उसे दिया गया है। दोस्तों ये धाराएं यानी जो 116 और 117 है, इसमें जो नियम 107 और 108 है वो धारा 116 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समझने के लिए इन नियमों का जो संक्षिप्त इन नियमों के बारे में जो व्याख्या दी गई है उसे अपने भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो धारा 116 से संबंधित जो भी कंफ्यूजन होगा वह दूर हो जाएगा। दोस्तों धारा 116 के नियम 107 जो कि नियमावली में दिया गया है, उसमें जोत के विभाजन के लिए जो वाद दाखिल करना है वह दिया गया है। दोस्तों यह वाद जो दाखिल किया जाएगा काश्तकार के द्वारा, इसमें उस काश्तकार का नाम, उसके पिता का नाम और क्या होगा उसका पता दिया गया होगा। यानी जो भी आवेदन करेगा उसमें यह चीजें दी गई होंगी। दोस्तों जोत में अन्य सह खातेदारों का नाम और उनके पिता या उनके पते का जिक्र भी किया जाएगा। दोस्तों आवेदन पत्र में वादी द्वारा दिया गया अंश का भी जिक्र होगा तथा सह खातेदारों के द्वारा दिए गए अंश का भी जिक्र किया जाएगा। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट ये इस वाद पत्र में यह होना चाहिए कि जोत की खसरा संख्या, यानी जो खसरा संख्या होता है वही घाटा संख्या होता है, उसका रकबा और भू राजस्व का जो भी मान दिया गया होगा, भू राजस्व का जो भी विवरण दिया गया होगा उसमें उसका जिक्र किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके साथ वादी के वाद पत्र में खतौनी और जो भी अभिलेख उसके साथ संलग्न किए जाएंगे उसकी सत्यापित प्रति उसमें संलग्न की जानी चाहिए। जो नियम 108 है वह भी धारा 116 से संबंधित है, लेकिन उसमें सिंगल जोत के लिए 107 में है और अगर एक से अधिक जोतों का अगर विभाजन किया जाना होगा तो उसका विवरण 108 में नियम 108 में दिया गया है। यानी अगर कोई काश्तकार एक से अधिक जोतों का भी अगर विभाजन करवाना चाहता है तो वह इस धारा 116 में एक ही साथ करवा सकता है। इसका विस्तृत व्याख्या 108 में दिया गया है। दोस्तों नियम 109 धारा 117 से संबंधित है। दोस्तों यह धारा क्या होती है? यह न्यायालय के कर्तव्यों से संबंधित होती है। यानी जोत के विभाजन के लिए जो न्यायालय के कर्तव्य हैं उससे संबंधित यह धारा होती है। दोस्तों 109 में यह दिया गया है कि जब नियम 107 और 108 के अनुसार वाद पत्र को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे सही पाया जाएगा तो उसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और इसके उपरांत प्रतिवादी गण को सूचित किया जाएगा तथा उन्हें यानी प्रतिवादी गण को अपना अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों विभाजन करने के पहले न्यायालय के द्वारा सभी खातेदारों का जो उस गाटे में दर्ज है उनका सभी का अंश अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों न्यायालय यह भी अभिलिखित करेगा कि कौन कौन से खातेदार संयुक्त रूप से उस गाटे में रहना चाहते हैं। दोस्तों न्यायालय
जोत में प्रत्येक गाटे पर लागू कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार जोत का मूल्यांकन करेगा। दोस्तों यदि दावा डिग्री हो जाता है तो न्यायालय के द्वारा प्रत्येक खातेदार का अंश घोषित किया जाएगा और प्रारंभिक डिग्री को पारित किया जाएगा। दोस्तों प्रारंभिक डिग्री हो जाने के उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लेखपाल को कुर्रा बनाने के लिए आदेशित किया जाएगा। दोस्तों लेखपाल आदेश पाने के उपरांत 1 माह के भीतर कुर्रा फाट तैयार करेगा। वह जो कुर्रा फाट तैयार करेगा वह कुछ नियमों को फॉलो करेगा। वो कौन कौन से नियम है उसे जानते हैं। दोस्तों लेखपाल जब कुर्रा फाट तैयार करेगा तो यह ध्यान देगा कि प्रत्येक परिवार को उसके अंश के मुताबिक गाटे या गांटों को विभाजित किया जाएगा। लेखपाल को कुर्रा फाट बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काश्तकार का वह कुर्रा तैयार कर रहा है यथासंभव वह संगत होना चाहिए। यानी उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी काश्तकार का जो भी फाट तैयार किया जा रहा है वह एक ही स्थान पर नियत हो। ऐसा नहीं कि किसी का उत्तर में बना दिया, उसी काश्तकार को दक्षिण में दे दिया, किसी को पूर्व में दे दिया, उसी काश्तकार को पश्चिम में भी दे दिया। यानी कोशिश यह हो कि वह संगत हो, एक ही स्थान पर उसे दिया जाए। दोस्तों यह अगला पॉइंट लेखपाल को यह ध्यान देना चाहिए कि सभी काश्तकारों को, जो भी काश्तकार हो उसमें से प्रत्येक को ऐसा न दे दें कि किसी को निम्न श्रेणी की भूमि दे दी जाए और किसी को उच्च श्रेणी की भूमि दे दी जाए। प्रत्येक काश्तकार को मूल्यांकन का ध्यान रखते हुए कुर्रा फाट को तैयार किया जाना चाहिए। लेखपाल को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह वर्तमान मेढ़ों का ध्यान रखते हुए कुर्रा फाट तैयार करे। यदि वर्तमान मेढ़ों पर सभी काश्तकार संतुष्ट हैं तो उसी के अनुसार कुर्रा फाट को तैयार करना चाहिए। तो यह भी हो सकता है कि गाटे जो हों, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 3 गाटे हैं और उसे 4 भाइयों में विभाजित करने हैं, तो लेखपाल को यह ध्यान देना चाहिए कि किसी एक भाई को ऐसा ना हो कि किसी एक ही गाटे में पूरा अंश दे दिया जाए। तो इसका भी ध्यान लेखपाल को देना चाहिए और उसे उसके अंश से अधिक उस गाटे में नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों लेखपाल को यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोई जमीन हो सकता है कि आबादी से सटी हो या रास्ते से सटा हो, तो बंटवारा करते समय, कुर्रा बनाते समय लेखपाल को यह ध्यान देना चाहिए किसी को ऐसा ना हो कि रोड पर एक तरफा दे दिया जाए जिससे उसका मूल्यांकन प्रभावित हो। यानी आबादी से सटी भूमि को भी अनुपातिक रूप से बराबर व रोड की जमीन को भी अनुपातिक रूप से बराबर अंश में विभाजित करके ही कुर्रा फाट तैयार किया जाना चाहिए। दोस्तों लेखपाल को यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई सह खातेदार पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर, चाहे आपसी सहमति के आधार पर गाटे में पहले से ही किसी स्थान पर कब्जा किया हुआ है, तो उसका ध्यान रखते हुए कुर्रे फाट को बनाना चाहिए। यानी वो अगर प्रभावित नहीं होना चाहता है तो जिस स्थान पर वह काबिज है पहले से ही, उसका भी ध्यान उसे देना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान देगा कि उसके काबिज होने से दूसरे का मूल्यांकन न प्रभावित हो। ऐसा भी ना हो कि वह रोड पर पहले से ही काबिज है और वो चाहता है कि वो उसका दोबारा से उसे प्रभावित न किया जाए, तो इसका भी ध्यान उसे लेखपाल को जरूर देना चाहिए। दोस्तों इन बातों पर ध्यान रखते हुए जब लेखपाल साहब के द्वारा कुर्रा फाट तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट को उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा, तब उस पर आपत्ति ली जाएगी। यानी आपत्ति इसलिए ली जाएगी कि क्या अभी भी किसी काश्तकार को कोई समस्या है, तो फिर वो आपत्ति दाखिल करके अपनी बातों को पुनः कह सकता है। और इसके उपरांत क्या होगा, एसडीएम महोदय उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। और अवसर प्रदान करने के उपरांत क्या होगा, जब उनकी आपत्ति खारिज होगी तब जाकर के एसडीएम महोदय उस पर पुनः आदेश पारित करेंगे। दोस्तों जब आदेश पारित होगा यानी क्या कुर्रा पुष्ट हो गया, तो उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अंतिम डिग्री पारित की जाएगी। दोस्तों फिर क्या होगा, जब अंतिम डिग्री पारित हो जाएगी तब सीमांकन के द्वारा
सह खातेदारों का हिस्सा मौके पर अलग कर दिया जाएगा। पाल साहब जब कुर्रा तैयार किए होंगे तो एक मानचित्र भी तैयार करेंगे, जो घाटे का मानचित्र होगा, जिसमें वादी व प्रतिवादी गढ़ का अंश दर्शाया गया होगा। दोस्तों, इस कुर्रा को तैयार करते समय भू राजस्व को भी विभाजित किया जाएगा, यानी जो भी उस घाटे का मालगुजारी होगा उसे भी उसके अंश मुताबिक बांट दिया जाएगा। सब कुछ होने के उपरांत अधिकार अभिलेख यानी खतौनी को और मानचित्र को संशोधित करने का आदेश पारित किया जाता है। उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 6 माह की अवधि के अंदर, यानी किस 6 माह की अवधि के अंदर, वाद पत्र दाखिल करने से 6 माह की अवधि के अंदर वाद को निस्तारित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कारण अभिलिखित किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस धारा 116 से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, धारा 116 के अंतर्गत जोत के विभाजन का कार्य किया जाता है और इसमें धारा 117 के अंतर्गत क्या हुआ, उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जो भी नियम फॉलो किए गए होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई होती है। यानी इसके लिए क्या नियम बने हुए हैं, 107, 108 धारा 116 संबंधित है और 109 जो होगा वो धारा 117 से संबंधित होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।